हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कोई ए और बी अभिकारक है, ये मिलकर बना रहे हैं कोई उत्पाद सी। तो देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अपक्रिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कार्बन। कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बना देता है? CO2। अब देखिए, कार्बन भी अभिकारक है, ऑक्सीजन भी अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अपक्रियाएं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है वियोजन। देखिए, वियोजन अपक्रिया में क्या होता है? वियोजन अपक्रिया में जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन अपक्रियाएं। मान लीजिए हमारे पास कोई AB उत्पाद है, अभिकारक AB है और ये A प्लस B में विभाजित हो जाता है तो ये अपक्रियाएं कहलाती हैं वियोजन अपक्रियाएं। देखिए, यहाँ पे वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युत वियोजन, नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। जब किसी भी अपक्रिया में ऊष्मा दी जाती है तो उसका अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं H2O या फिर CaCO3। इसको पत्थर चूना भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। अब देखिए, ये हमारा कहलाता है कली चूना और ये कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये अपक्रिया किसके आधार पर हो गई? ऊष्मीय वियोजन के आधार पर। अब हम लोग सीखेंगे विद्युत वियोजन। अब विद्युत वियोजन में क्या होता है? जब किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आधार पर वो दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है तो वो अपक्रियाएं कहलाती हैं विद्युत वियोजन अपक्रियाएं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं H2O, जल का जब हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो जाता है। तो ये किसके आधार पर हो गया? विद्युत वियोजन के आधार पर। अब तीसरे नंबर पर है प्रकाशीय वियोजन। देखिए, जब सूर्य की उपस्थिति में कोई भी अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है तो वैसी अपक्रियाएं कहलाती हैं प्रकाशीय वियोजन अपक्रियाएं। इसके एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तब ये क्या होता है? ये सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रियाएं क्या हो गई? हमारी वियोजन अपक्रियाएं। तो वियोजन अपक्रिया के तीनों प्रकार मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है? जब एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं विस्थापन अपक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं जैसे कि Fe प्लस CuSO4। तो इसमें होता क्या है? जो ये कॉपर होता है आयरन से कम क्रियाशील होता है तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर की जगह ले लेगा। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी? विस्थापन अपक्रियाएं। तो इसका नाम हो गया FeSO4
प्लस Cu। इसका नाम होता है आयरन, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे ये है आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ से विस्थापित हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया विस्थापन अपक्रिया का। अब उसके बाद हम चौथे नंबर पर बढ़ते हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या होता है, जब दो अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। इसको बहुत कायदे ही से समझेंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसके बाद आता है बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स। अब देखिए मैंने बताया इनके आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, देखिए जो सल्फेट होता है इसकी वैलेंसी होती है -2 और सोडियम की होती है +1। अब उसी प्रकार बेरियम की होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। आयनों का आदान प्रदान का मतलब है जो इसके ये वाले प्लस आयन होंगे इस माइनस वाले आयन के पास चले जाएंगे, इसका जो ये माइनस वाला आयन है इस प्लस वाले आयन के पास चला जाएगा, बेरियम सल्फेट के पास चला जाएगा और सोडियम क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा सबसे पहले NaCl प्लस, उसके बाद बन जाएगा बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। तो ये अपक्रियाएं हमारी कहलाती हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपचय उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए उपचयन अपक्रियाएं वो कहलाती हैं जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। मतलब क्या हो, उसमें हाइड्रोजन क्या हो, कम हो और ऑक्सीजन बढ़े, तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं जैसे कि कार्बन की अपक्रिया जब हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये CO2 बना देता है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की वृद्धि की वजह से यह अपक्रिया कौन सी कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब छठे नंबर पे है अपचयन अपक्रिया। अब समझेंगे कि अपचयन अपक्रिया क्या होता है। अपचयन अपक्रिया जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता था, ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, हाइड्रोजन का ह्रास होता था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, अपचयन अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं CuO, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से करवाएंगे। जब इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो क्या बना देगा, कॉपर प्लस जल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया। कितने ही आसान तरीके से मैंने ये रिएक्शन आपको बता दी। अब हम ये जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में इस उपचयन या ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है। देखिए संक्षारण में होता ये है, संक्षारण में यह होता है जब कोई धातु नमी या अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और उसका धीरे धीरे क्षय होना लगता है या फिर घटने लगता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। देखिए जैसे कि लोहे पर जंग लगना है, इसका एग्जाम्पल है जब लोहे पे जंग लग जाती है तो लोहा घटने लगता है। इसका फार्मूला मैंने कल भी बताया था, आज भी लिखे दे रहे हैं, Fe2O3.XH2O। दूसरा सोने या चांदी पर काली परत चढ़ना। ये सब संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों में से अगर कुछ भी हो जाए तो उसकी उस धातु की क्या होगी,
का वजन घटने लगेगा और उसका धीरे धीरे संक्षारण होने लगेगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग विकृत गंधिता। अब समझेंगे विकृत गंधिता क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर घर पे कोई तैलीय खाद्य पदार्थ बनाया जाता है तो वो कुछ ही दिनों के बाद खराब हो जाता है, लेकिन मार्केट में जो आते हैं चिप्स वगैरह पैकेट में, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। होता यह है जो हम लोग घर पे चिप्स वगैरह या पापड़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाता है और उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है और खाने में भी अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, अक्रिय युग्म में प्रभाव प्रदर्शित करती है, जिससे उसमें खाद्य पदार्थ का क्या ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और उनके स्वाद अच्छे होते हैं। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है। जब कोई वसायुक्त और तैलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने की वजह से उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और एक तीक्ष्ण गंध आने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ताप के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए ताप के आधार पर अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, नंबर 2 ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। देखिए वे अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। इसके उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, तो ये अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, अपक्रिया संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। इसमें अपक्रिया संपन्न करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, मतलब जब तक इसमें ऊर्जा नहीं दी जाएगी तब तक ये अपक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन आयोडीन और ये मिलकर बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसके साथ साथ ये कुछ ऊष्मा के साथ होती हैं। तो ये अपक्रिया हो गई ऊष्माशोषी की। देखिए इसी के साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।